हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। कैसे हो आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आज की बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ 23 एंड 24 जून इन शॉर्ट क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट। तो चलो फिर जल्दी से अपने इंटरेस्टिंग एनालिसिस को शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ विच इज रिलेटेड टू इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको याद रखना है दैट ये जो इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज की, इसे हर महीने रिलीज किया जाता है एंड रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो अभी तक बेसिक समझ लिया। हर महीने ये इंडेक्स रिलीज की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ आर्टिकल में क्या बताया है तो वो समझो। आर्टिकल में इट इज मेंशन दैट मई में 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो इंडेक्स है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला है 0.5% का एंड ये सेकेंड लोएस्ट है लास्ट 21 मंथ्स में। तो यहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह पिछले कुछ महीनों से जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब द क्वेश्चन कम्स व्हाई। सो इसका आंसर है वेस्ट एशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है एंड इस डिसरप्शन की वजह से मेजर इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पर आर्टिकल का ओवरव्यू तो हमने समझ लिया, बट आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है दैट 8 कोर इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है। तो ये सब कुछ नोट्स के थ्रू मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में बताने वाली हूँ, बट उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है रिलेवेंस का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह ये पर्टिकुलर आर्टिकल यूपीएससी पेपर्स एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नाउ स्टार्टिंग विद समरी, तो जैसा मैंने आपको बताया मई में जो ग्रोथ है ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज दैट हैज बीन ओनली 0.5% एंड दिस इज सेकंड लोएस्ट इन लास्ट 21 मंथ्स। यहाँ पर ग्रोथ इतनी कम क्यों हुई तो वो भी मैंने बता दिया। वेस्ट एशिया वाले कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ओवरऑल सप्लाई चेन पे इंपैक्ट पड़ा है, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब यहाँ पे आपको समझना है व्हाट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। नाउ सी, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं एंड इन सारी इंडस्ट्रीज में से 8 इंडस्ट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है सबसे ज्यादा। एंड इन्हीं 8 इंडस्ट्रीज की अलग से एक इंडेक्स निकाली जाती है जो हमें बताती है इन 8 मेजर इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि इस इंडेक्स में 8 इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है तो इसीलिए इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, क्योंकि ये 8 इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 8 इंडस्ट्रीज कौन सी है तो एक बार नाम देख लो। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन 8 इंडस्ट्रीज में से सबसे ज्यादा रेशियो है आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। इसके बाद नंबर 2 पर वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 पर है स्टील एंड नंबर 4 पर है कोल। तो ये जो ऑर्डर है इसको भी याद रखना। इसके अलावा रिसेंटली बहुत सारे इंडेक्सेस के बेस ईयर रिवाइज हुए हैं, बट आपका जो बेस ईयर है ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स, इसका अभी भी बेस ईयर पुराना ही चल रहा है विच इज 2011 एंड 12। तो बेस ईयर इसका चेंज नहीं हुआ है, तो कहीं भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा। नंबर 1, रिसेंटली जो इस महीने लास्ट में की इंडेक्स आई है उसमें हमें देखने को मिला दैट ग्रोथ बहुत ही कम है। ग्रोथ कम क्यों है? बिकॉज सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है वेस्ट एशिया वाले कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। दूसरा आर्टिकल में मेंशन था अबाउट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है वो हमने देख लिया। बेस ईयर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इन्हीं 8 इंडस्ट्रीज को हम इस इंडेक्स में क्यों इंक्लूड करते हैं? बिकॉज ये इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। तो यहां तक बेसिक्स कवर कर लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट अगर ये इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेगी तो उससे क्या होगा? बहुत सिंपल है, जब हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो इट मींस इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, जीडीपी ग्रो होगा। तो यहाँ से अगर इंडस्ट्रीज बढ़िया परफॉर्म करेंगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, सिंपल शब्दों में। इसी तरह अगर इस इंडेक्स की ग्रोथ कम हो गई तो यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल आर्टिकल था, हर महीने हमसे डिस्कस करते हैं, इस बार भी डिस्कस किया है एंड बेसिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो भी अच्छे से हम समझ चुके हैं। नाउ आर्टिकल के बाद वी हैव फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू सेम या फिर सिमिलर टॉपिक। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस पीडीएफ, तो देखो अभी तक ये पीडीएफ डेली आपको मिलता था डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू, बट क्योंकि अब टेलीग्राम का एक्सेस वापस मिल चुका है तो अब से सारे ही पीडीएफ आपको मिलेंगे पेड ग्रुप में ऑन रेगुलर बेसिस। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर डीएम करना है न्यूज पीडीएफ एंड आगे की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी। ग्रुप की ज्वाइनिंग फी है ओनली 599 फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, मतलब सिर्फ एक बार आपको 599 पे करना है एंड हमेशा ही रेगुलर बेसिस पर आपको ये न्यूज एनालिसिस पीडीएफ मिलते रहेंगे इस ग्रुप के अंदर। इस पीडीएफ में ना सिर्फ आर्टिकल मिलता है बट आर्टिकल की समरी, रिलेवेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी सारे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड एक मेंस क्वेश्चन भी मिलेगा, विच मींस हर एक पीडीएफ के साथ आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाओगे, रिवीजन आपका बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथन होगी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दीस नोट्स। मूविंग ऑन, इसके बाद नाउ वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद आएंगे अपने आर्टिकल पर वापस, सो दैट आप इसे इजीली कनेक्ट कर पाओ। नाउ सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जो
इंडिया में किया जाता है बाय फॉरेन नेशंस। फॉरेन नेशन के जो रेसिडेंट है वो अगर हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में हो सकता है, बिजनेस में या फिर एसेट में। ऑल्सो याद रखना ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एंड जब एक नेशन में दूसरे नेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऐसे में ये भी शो होता है कि किस तरह लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ओवर आवर नेशन दैट इज इंक्रीजिंग। साथ में इससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो भी बढ़ेगा। फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी तो उसका यूज हम अपने इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए करेंगे, जिससे डायरेक्टली जो रुपये की वैल्यू डिटोरिएट होती है वो नहीं होगी, क्योंकि रुपये के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सारा फॉरेन करेंसी आएगा, सीधे सीधे उसका यूज कर हम इंपोर्ट बिल पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एंड सपोज करो अगर इंडिया में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक बिजनेस सेटअप करे तो वहां पर आप सोचो कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। शुरुआत में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसके बाद जब वहां पर लोग काम करेंगे उनको वहां पर जॉब मिलेंगी, तो ऐसे में भी हमारे नेशन को बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसके एक नहीं बल्कि मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। एंड अब आओ अपने आज के आर्टिकल पर वापस। आर्टिकल की हेडलाइन देखो, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जंप्ड टू $6.6 बिलियन इन अप्रैल। ये हाईएस्ट है लास्ट 5 सालों का। अगर आप लास्ट 5 सालों का डेटा उठाकर देखोगे तो सबसे ज्यादा नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है अप्रैल में। अब यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आता है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सिंपल है, देश में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, देश से कितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर गया, इसके बाद एट द एंड नेट हमारे पास कितना बना, वो है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड ये लास्ट 5 इयर्स का हाईएस्ट है। तो ये शो करता है इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन आवर नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। साथ में कैसे ये इन्वेस्टमेंट आगे चलकर हमारे जो सिटीजंस हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो आर्टिकल में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि व्हाट इज नेट एफडीआई यानी कि नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आया, इंडिया से बाहर कितना गया, इसके बाद जब हमें नेट पता चलेगा तो उसे हम कहते हैं नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, हाईएस्ट रहा है अप्रैल में ऑफ लास्ट 5 इयर्स। मूविंग ऑन, मेजॉरिटी ऑफ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आया है फ्रॉम जापान, सिंगापुर एंड मॉरिशस। 75% सिर्फ इन 3 नेशन से आया है। तो ये वाला पॉइंटर भी आप याद रख सकते हो। नाउ इसका फायदा क्या होगा तो वो भी बता दिया। इंडिया में ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हमारे नेशन के ऊपर कैसे जो ट्रस्ट बढ़ रहा है इन्वेस्टर का वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था दैट जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वेस्ट एशिया में तो उस समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया से वापस ले लिया था, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो गया था, नहीं पता था दैट उन्हें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वापस से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है एंड इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज्यादा आया है इतने सालों बाद। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, इससे और ज्यादा ग्रोथ हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। चलो आगे चले। नाउ इसके बाद वी हैव एन एडिटोरियल जिसे हम डिस्कस करेंगे एंड में। देन वन मोर एडिटोरियल इज देयर एंड इसे भी हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। अभी 1-2 आर्टिकल्स और हैं जो हमें कवर करनी है। तो देखो ये वाला आर्टिकल आपको आज के द हिंदू के पेज नंबर 1 पर मिलेगा। आर्टिकल रिलेटेड है टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब आर्टिकल में बात हो रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जो आता है इंडिया के अलग अलग एनजीओ या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक कंसेप्ट समझो विच इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये जो आपका एक्ट है ये रेगुलेट करता है फॉरेन नेशन से जो कंट्रीब्यूशन इंडिया में आ रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ एनजीओ, अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास फंडिंग आती है फॉरेन नेशन से भी। अब यहाँ पर ये जो फंडिंग आ रही है इसको कैसे यूज किया जा रहा है, इसको रेगुलेट किया जाता है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, तो दोबारा समझ लो हुआ क्या, इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ एनजीओ, अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको फंडिंग फॉरेन नेशन से भी आती है। अब ये जो फंडिंग आ रही है इसका मिसयूज ना किया जाए हमारे नेशन के अगेंस्ट, ये मेक श्योर करने के लिए वी हैव अ एक्ट व्हिच इज नोन एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है, साथ में इसे कहां एंड कैसे यूज किया जा रहा है वो भी चेक करता है। इससे ये मेक श्योर किया जाता है दैट कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए नेगेटिव वे में यूज ना किया जाए। ये एक्ट 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये भी याद रखना। एंड रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जिसके थ्रू और ज्यादा हम कह सकते हैं दैट ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, साथ में अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रो। नाउ आर्टिकल पर वापस आओ। तो आर्टिकल में इट इज गिवन दैट सेंटर टाइटन्स नॉ, यानी कि सेंटर ने जो रेगुलेशन थे, जो रूल्स थे, उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। पर्पस क्या है, रेगुलेट करना फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। अब यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस हैं जो सेंटर ने किए हैं, तो एक एक करके इन चेंजेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंटर ने ये मेंशन किया है दैट एनजीओस को रजिस्टर करना होगा अंडर स्पेसिफिक कैटेगरी। मतलब अगर कोई भी एनजीओ है तो उसको 5 कैटेगरीज में से बताना होगा दैट वो किस कैटेगरी में आता है। 5 कैटेगरी कौन सी है, तो याद रखना एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल या फिर सोशल। तो अगर कोई भी एनजीओ है तो इन 5 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी को वो एनजीओ बिलोंग करता है ये भी एनजीओ को डिक्लेयर करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनजीओस को अपनी एक्टिविटीज, अपनी ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया हैंडल, सबके बारे में इंफॉर्मेशन भी अब से देनी होगी।
नेक्स्ट, अगर कोई एनजीओ सिंगल स्टेट में वर्क कर रहा है या फिर मल्टीपल स्टेट में वर्क कर रहा है, ये भी बताना होगा। एंड इसी के अकॉर्डिंग उस एनजीओ के ऊपर फी लगेगी। पहले क्या होता था, आप एक स्टेट में वर्क करो या मल्टीपल में, एक टाइम एक सिंगल फी लगेगी। बट अब अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में वर्क करोगे तो जो फीस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो एक चेंज आपका ये हो गया। नेक्स्ट, जो अभी एग्जिस्टिंग एनजीओ हैं उनको भी ये जो नए रूल्स हैं इनको अप्लाई करना होगा। एंड अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है ऑफ 1 लाख रुपी। ठीक, नेक्स्ट एक और नया चेंज है विच इज द डेफिनेशन ऑफ की फंक्शनरी। किसी भी एनजीओ की फंक्शनरी कौन है, उसमें आपको ट्रस्टीज, पार्टनर्स, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स एंड वो सारे इंडिविजुअल्स जिनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल है, उन सबके ही नाम मेंशन करने होंगे। साथ में यहाँ पर ये भी क्लैरिफाई किया दैट एक ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो फंक्शनरी नहीं बन सकते किसी भी एनजीओ में। तो बहुत सारे नए नए चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस का पर्पस बहुत ही सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना, फंड्स के मिसयूज को रोकना। बिकॉज ये भी कई बार मेंशन किया गया है दैट जो एनजीओज हैं वो प्रोटेस्ट को फंड देते हैं, तो यहाँ पर टू मेक श्योर दैट फंड का मिसयूज ना हो और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी बिकॉज जो फंड है उनका कहीं भी मिसयूज नहीं हो सकेगा। राइट, तो ये हो गया आपका आर्टिकल रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मूविंग ऑन नाउ, इसके बाद वी हैव वन मोर आर्टिकल एंड ये भी द हिंदू के पेज नंबर 1 पर ही आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल की हेडलाइन देखो, IMO अनाउंसेस प्लान टू इवैक्यूएट वेसल्स स्टक इन पर्शियन गल्फ। मतलब अभी पर्शियन गल्फ में जो वेसल्स फंसी हुई हैं, इन वेसल्स को यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए एक प्लान इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर किया है। अब प्लान क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, IMO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशन। स्टैब्लिश हुई थी 1948 में, फोर्स में आई इन 1958 एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन, यूके में। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस बॉडी का, तो वो भी समझ लो। द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरीटाइम सेफ्टी, जो भी शिप्स पास हो रही हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, एंड मैरीटाइम पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए भी ये बॉडी वर्क करती है। एंड क्योंकि अभी बहुत सारे वेसल्स हैं जो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, तो इनको यहाँ से निकालने के लिए अब यही बॉडी स्टेप्स लेगी। एंड कैसे वो स्टेप्स लिए जाएंगे उसके लिए एक प्लान भी इस पर्टिकुलर बॉडी ने क्रिएट कर लिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 1959 में एंड ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट शिपिंग ऑन क्लीन ओशियन। तो जो ओशियंस हैं उसमें शिपिंग सेफ रहे, सिक्योर रहे एंड जो पोल्यूशन है वो भी कम से कम हो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब स्टैब्लिश हुआ, सब कुछ ही हमने समझ लिया है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंटर्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नाउ इसके बाद वी हैव एन आर्टिकल रिलेटेड टू इंडिया पैची इंडस्ट्रियल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी। अब आर्टिकल में क्या बताया है दैट इंडिया के कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि टू बिकम विकसित भारत बाय 2047, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो जब हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज ज्यादा ग्रो करेंगी, विच मीन्स पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा प्लान चाहिए जिससे हम ग्रो भी कर पाए, डेवलप भी कर पाए, बट साथ में पोल्यूशन भी कम से कम करें, क्योंकि तभी हम अपने जो मेजर गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे एक साथ। अदरवाइज डेवलप्ड बन जाएंगे बट पोल्यूशन बहुत कर देंगे। तो इसीलिए वी नीड अ मिडिल पाथ, एक ऐसा रास्ता जिससे सारी ही चीजें वेल बैलेंस्ड मैनर में फंक्शन करें। ऑल्सो आर्टिकल में कुछ प्रोग्राम्स के बारे में लिस्टेड है, जैसे कि परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। अब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर। स्कीम का पर्पस क्या है तो वो समझो। स्कीम का ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव करना एनर्जी एफिशिएंसी इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। मतलब हमारी जो ऐसी इंडस्ट्री है जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस तरह वर्क करना दैट यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी अचीव हो पाए। दिस इज द फंक्शन ऑफ पैट स्कीम। फुल फॉर्म है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसी तरह वी हैव वन मोर प्रोग्राम या स्कीम विच इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इस स्कीम का पर्पस क्या है दैट इंडिया में हम एक कार्बन क्रेडिट मार्केट क्रिएट करें। यहाँ पर होगा क्या, अगर एक इंडस्ट्री ज्यादा कार्बन रिलीज करेगी तो उसको और ज्यादा क्रेडिट्स परचेज करने पड़ेंगे, एंड ऐसे में वो इंडस्ट्रीज जो ज्यादा कार्बन एमिट नहीं कर रही वो अपने क्रेडिट दूसरी इंडस्ट्री को सेल कर पाएंगी। तो ऐसे में जब प्रॉफिट और बढ़ पाएगा तो हर इंडस्ट्री कोशिश करेगी दैट वो कम से कम कार्बन क्रेडिट खर्च करे एंड दूसरी इंडस्ट्रीज को सेल कर पाए। एंड इसी तरह जो दूसरी इंडस्ट्री है वो भी कोशिश करेंगी दैट हम विद इन टारगेट ही अपने कार्बन क्रेडिट यूज करें, बिकॉज अगर ज्यादा करेंगे तो हमें अपने पैसे देकर और क्रेडिट्स को परचेज करना पड़ेगा। तो ये भी एक स्कीम है। दूसरा आर्टिकल में इट इज मेंशन्ड जो हमें डेटा मिलता है, जैसे कि आर्टिकल में आपको एक डेटा के बारे में बताया है विच इज इंडियाज फर्स्ट बाय एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, जो रिसेंटली UNFCCC को सबमिट की गई। इस रिपोर्ट में इट वाज मेंशन्ड दैट मेजॉरिटी जो कार्बन एमिशन है वो इंडस्ट्री से हो रहा है, बट एक लूप होल क्या है दैट सारी इंडस्ट्रीज का हमारे पास डेटा नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जिनका डेटा हम कलेक्ट नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत ही मेजर सेटबैक है, बिकॉज जब आपके पास पूरा डेटा ही नहीं है तो आप पॉलिसीज कैसे बनाओगे, किस तरह आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। एंड यही चीज इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। आर्टिकल में इट इज रिटन दैट जो अभी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनको भी किस तरह आइडेंटिफाई करें, इस रिगार्डिंग भी
वी नीड टू टेक एक्शन। यहाँ पर किस तरह जो अभी हमारे अनआइडेंटिफाइड सेक्टर्स हैं उनको भी हम इंक्लूड करें, उनके भी डेटा को कलेक्ट करें, इसके लिए भी नीड अ प्लान। दूसरा यहाँ पर इट इज मेंशन दैट बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो डेटा के बाहर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। एंड इससे होगा क्या, तो जो हमारे क्लाइमेट रिलेटेड गोल है उनको हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज का हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल है उनको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है दैट हम अपने डेटा को अच्छे से कलेक्ट करें। जब डेटा सही होगा तो आपको सही रिपोर्ट मिलेगी एंड उस रिपोर्ट का यूज कर आप सही पॉलिसीज एंड स्कीम्स बना पाओगे, ठीक। तो इस आर्टिकल में मेजरली फोकस इसी के ऊपर है, साथ में कुछ और सजेशंस भी दिए गए हैं जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर वर्क करें, मतलब कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट कैसे जनरेट करें, उस रिगार्डिंग वी नीड टू वर्क। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन के ऊपर मूव करें, ज्यादा से ज्यादा हम वही एनर्जी यूज करें जो हमने जनरेट की है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो गया सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करें, साथ में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के ऊपर भी वर्क करें, मतलब जो कार्बन है उसको ना सिर्फ हम कैप्चर करें, स्टोर करें, बट इसका कुछ यूटिलाइजेशन भी करें। सो इससे हम जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल है उनको अचीव भी कर पाएंगे, साथ में जो हमें डेवलप्ड नेशन बनना है बाय 2047 वो भी हम कर पाएंगे, बिकॉज सब चीजें हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में करेंगे, सही डेटा के थ्रू, सही एक्शन के थ्रू एंड सही प्लान्स के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल था रिलेटेड टू क्लाइमेट स्ट्रेटजी विच इंडिया नीड्स टू फॉलो इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ इसके बाद दो एडिटोरियल जो हमने ऊपर छोड़ दिए थे लास्ट के लिए, एक बार जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर वी हैव द फर्स्ट एडिटोरियल विच इज रिलेटेड टू रीसेंट गवर्नमेंट्स बैन ऑन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग, मतलब रिसेंटली गवर्नमेंट ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग को बैन किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन परेशान करेगा विच इज व्हाट इज फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग। तो देखो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं फिक्स्ड रेशियो में, एंड क्योंकि इनमें अलग अलग कंपोनेंट्स फिक्स्ड रेशियो में मिले हैं तो इनको हम कहते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग। अब होता क्या है दैट इन ड्रग्स में आपको मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे में एक मेडिसिन के थ्रू आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हो सकता है आपका फीवर कम हो जाए, हो सकता है आपका पेट दर्द भी कम हो जाए एक ही मेडिसिन से। अब आर्टिकल में इट इज मेंशन दैट रिसेंटली गवर्नमेंट ने 16 इस तरह के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को बैन किया है, बंद किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है दैट एक तो हमारे पास कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है दैट ये यूजफुल है, दूसरा ज्यादा चांसेस ये है दैट लोगों को बेनिफिट करने की जगह ये लोगों को नेगेटिव वे में इंपैक्ट कर दे, एंड इसीलिए इस तरह के जो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ड्रग हैं 16 उनको गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन किया है। अब आर्टिकल में क्या बताया है दैट सिर्फ बैन करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर्ली चेक भी करना होगा दैट कहीं ये मेडिसिन यूज तो नहीं हो रही, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट बैन तो कर देती है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से रेगुलेशंस ले आती है बट वो फॉलो नहीं किए जाते। तो यहाँ पर आर्टिकल में यही मेंशन्ड है दैट वी नीड प्रॉपर ट्रैकिंग ऑल्सो, तभी हमें पता चलेगा दैट क्या जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से रूल्स बना रही है वो फॉलो हो भी रहे हैं या फिर नहीं, ठीक। तो सबसे पहले ये जो आपके फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाले ड्रग है इनके बेनिफिट क्या है दैट मल्टीपल अलग अलग मेडिसिन लेने की जगह आप एक मेडिसिन ले सकते हो, तो ऐसे में जो ट्रीटमेंट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, हो सकता है साइड इफेक्ट्स हो जाए, हो सकता है दैट और कोई नया इशू जनरेट हो जाए एक इंडिविजुअल के अंदर। तो यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट्स है बट उससे ज्यादा डर है नेगेटिव इंप्लीकेशन का, एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने इन्हें बैन किया है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरसेस जो अलग अलग इश्यूज ह्यूमन बॉडी में क्रिएट करते हैं, इनको कुछ ड्रग्स होते हैं जो किल कर देते हैं, बट जब आप इन ड्रग्स को बहुत ज्यादा लेते हो तो इवेंचुअली ये बैक्टीरिया या ये वायरसेस इन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब अब ये ड्रग्स इनको किल नहीं करेंगे, एंड इससे जो डिसीज का बर्डन है वो बढ़ता है, ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, साथ में मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। एंड इसीलिए कहा जाता है जितना कम हो सके उतनी दवाइयां आप लोग कंज्यूम करो, बिकॉज जितना आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स लोगे, मेडिसिन लोगे, उतना ही ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। इंडिया में तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एंड इसीलिए विद टाइम हमें क्या होता है नई नई मेडिसिन डेवलप करनी पड़ती हैं। आजकल जो ट्रीटमेंट है वो पहले के कंपैरिजन में लंबा चलता है, तो इसीलिए अगर हम एक ऐसे ड्रग्स लेके आएंगे जिसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होंगे तो एक तरह से ये ड्रग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करेंगे, जो आगे चलकर और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, राइट। तो इसीलिए इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल दैट रेगुलेटरी मेजर्स भी हमारी गवर्नमेंट लेकर आए इंस्टेड ऑफ सिंपल बैन, क्योंकि अगर रेगुलेशन अच्छे से होगा तभी ये सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। दूसरा, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी इंक्रीज की जा सकती है, बिकॉज व्हेन पीपल आर अवेयर तो और ज्यादा इजी हो जाता है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना। अगर लोगों को पता नहीं है तो कोई भी उनको आराम से बुद्धू बना सकता है, तो लोगों में अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे और बेटर हमें रिजल्ट फ्यूचर में देखने को मिलेगा ऑफ दीज बैन्स, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल रिलेटेड टू 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग जिनको रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने बैन किया है। मूविंग ऑन नाउ, इसके बाद वी हैव द लास्ट एडिटोरियल फॉर द डे। एडिटोरियल रिलेटेड है टू इंडियाज डिजिटल सोवरेनिटी। अब यहाँ पर इस एडिटोरियल को समझने से पहले कंसेप्ट समझो डिजिटल सोवरेनिटी का, ये होता क्या है। अब देखो आज के टाइम पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज हर जगह हो रहा है, हेल्थ केयर में भी, बैंकिंग में भी, पेमेंट्स में भी, इसके अलावा सिक्योरिटी में,
कम्युनिकेशन में हर जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड। अब ऐसे में अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करोगे तो आप ज्यादा इंडिपेंडेंट रहोगे, आपकी यहाँ से सोवर्निटी बनी रहेगी। बट अगर वहीं आप इन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए दूसरे नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो कभी भी आपकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर थ्रेट आ सकता है, आपके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके ऊपर थ्रेट आ सकता है। कैसे? तो इसका एक एग्जाम्पल भी आर्टिकल में मेंशन है। ड्यूरिंग कारगिल वॉर इंडिया को प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल पा रहा था हाई प्रिसीजन जीपीएस सर्विसेज का, एंड इसी के बाद इंडिया ये समझा दैट कितना इंपॉर्टेंट है अपने लेवल पर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एंड इसके बाद एज अ रिजल्ट डेवलप किया गया नेविक विच इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडिया का अपना रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। अब आर्टिकल में क्या मेंशन है दैट विद टाइम ऑब्वियसली हमें इंडिया में ग्रोथ तो देखने को मिली है, जैसे कि वी हैव यूपीआई, वी हैव आधार, इसके अलावा और भी अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इंडिया ने डेवलप किए हैं, एंड इसी तरह फ्यूचर में भी हमें डेवलप करने होंगे फॉर आर डिफेंस सेक्टर, फॉर बैंकिंग, फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ही रहनी चाहिए। अगर हम किसी और नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे तो वहां पर देयर आर चांसेस दैट किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको एक्सेस ना मिले या फिर आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाए। तो आर्टिकल में डिजिटल सोवर्निटी के ऊपर एम्फेसाइज किया है, बताया है दैट प्रेजेंट वर्ल्ड में डिजिटल सोवर्निटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक नेशन के लिए, एंड इसीलिए इंडिया विद टाइम इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रो कर रहा है। कुछ सजेशन भी आर्टिकल में दिए हैं, जैसे कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज को हम और ज्यादा डेवलप करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फंड प्रोवाइड करें। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमें कोलैबोरेशन करना भी है तो ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ करें, हर किसी के साथ ना करें, बिकॉज ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। लास्टली इनोवेशन इकोसिस्टम को हमें एनकरेज करने की जरूरत है, बिकॉज जितना इंडिया में इनोवेशन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उतना ही हमारी जो डिपेंडेंसी है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूसरे नेशंस के ऊपर खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो ये आज का आपका लास्ट एडिटोरियल था, एंड इसके साथ दोनों ही दिन 23 एंड 24 के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं। नाउ आर्टिकल के बाद वी हैव अ पॉसिबल मेंस क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजिटल सोवर्निटी वाला एडिटोरियल जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप आंसर लिखना, एंड उसके बाद अपने आंसर को आप मैच कर सकते हो विद द सैंपल आंसर। मूविंग ऑन, इसके बाद वी हैव अ लॉट ऑफ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड फॉर टुडे आपको बताना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है जो अच्छे से डिफाइन करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, वो आप मुझे बताओगे इन कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा अगर कोई और डाउट या कोई और कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।